लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव जिले के ऊंचा गांव सानी में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। साथ ही इन्होंने कुछ समय तक कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद को भी सुशोभित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, घर की बात आदि। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन इसी नाम की पुस्तक से संकलित है। इसमें लेखक ने समाज, साहित्य तथा परंपरा से संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक मीमांसा पर विचार किया है। यह निबंध परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है और साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। अतः यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युग के अनुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय सहयोग करता है। प्रस्तुत पाठ परंपरा का मूल्यांकन ख्याति प्राप्त आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा बदली जा सकती है तथा नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। मनुष्य, देखिए, सिर्फ आर्थिक जीवन ही नहीं जीता, बल्कि एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करता है। साहित्य दरअसल केवल विचारधारा नहीं है, इसमें लगातार विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, वैसे वैसे साहित्य का भी विकास होता है। व्यवहार में हमने देखा है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि, चाहे भारत के हों या यूरोप के, ये सभी अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर नई परंपराओं को जन्म देते हैं। दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य सच कहें तो अधम कोटि का माना जाता है और यह सांस्कृतिक असमर्थता का संकेतक भी होता है। लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य जब दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है तो वह अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे साहित्य से कला की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका या रूस ने भले ही एटम बम बना लिए, लेकिन शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज दोबारा लेखन इंग्लैंड में भी नहीं हो सकी। 19वीं सदी में शेली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में मदद की थी। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस एकात्मकता को अच्छी तरह पहचाना। मानव समाज बदलता रहता है और अपनी अस्मिता को कायम रखता है, क्योंकि वही तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है। साहित्य परंपरा के ज्ञान के कारण ही पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोग सांस्कृतिक रूप से एक बने हुए हैं। कोई भी देश, चाहे वह बहुजातीय और बहुभाषी ही क्यों न हो, जब उस देश पर कोई मुसीबत आती है तो उस समय राष्ट्रीय अस्मिता एक प्रेरक शक्ति बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करती है। जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति ने बार बार अपने साहित्य परंपरा का स्मरण किया। टॉल्स्टॉय सोवियत समाज में पाछे जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार हैं, तो रूसी जाति के अस्मिता को सुदृढ़ एवं पुष्ट करने वाले साहित्यकार भी हैं। सन 1917 के रूसी क्रांति के पहले वहां रूसी तथा गैर रूसी थे, किंतु इस क्रांति के बाद रूसी तथा गैर रूसी जातियों के संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी जातियां एक हो गई। फिर भी जातियों का मिला जुला इतिहास जैसा भारत का है, वैसा सोवियत संघ का नहीं है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत ही एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर थोपी नहीं गई, बल्कि वह संस्कृति तथा इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में देश के कवियों का महान योगदान है। रामायण एवं महाभारत इस देश की संस्कृति की एक कड़ी है, जिसके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। लेखक का तर्क है कि यदि जारशाही रूस समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है,
तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपवाह होता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। देश की निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होगी तो वह रामायण तथा महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, अपितु उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की कविताएं तथा दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की कविताएं बड़े चाव से पढ़ेंगे। दोनों में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञानार्जन की भाषा होगी। हम अंग्रेजी ही नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे। एशिया के भाषाओं के साहित्य से हमारा गहरा परिचय होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा।